नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चैप्टर हमारा चलने वाला है। चैप्टर में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे एंडोक्राइन सिस्टम के, और एक नए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की चर्चा करने वाले हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में देखते हैं क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इन अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? और तो ध्यान रखिएगा, पहले से कुछ डाटा देख लेते हैं जो मेन मेन हमारा डाटा है। तो पहला है थॉमस एडिसन, ये वैज्ञानिक का नाम है। थॉमस एडिसन इज कॉल्ड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है या अंतःस्रावी तंत्र है, तो जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा, एंडोक्राइनोलॉजी जो तंत्र होता है या अंतःस्रावी तंत्र होता है वो डक्टलेस होता है, अर्थात बिना नली के होता है। बिना नली के होता है अर्थात नलिकाओं का अभाव होता है। किसका? नलिकाओं का अभाव होता है। फर्स्ट केमिकल मैसेंजर ऑफ द सेल, ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको फर्स्ट केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। कोशिका का पहला संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक बोलते हैं। तो फर्स्ट केमिकल मैसेंजर, तो क्वेश्चन पूछेगा पहला केमिकल मैसेंजर कौन सा है, तो आप लगाएंगे हार्मोन्स। ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो सीक्रेटेड वेरी लो अमाउंट, हार्मोन्स हरदम बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। आप ध्यान रखिएगा, चूंकि हम इससे पहले बता चुके हैं, हमारा जो लैपटॉप है वो हमारे रूम पर है, और ये घर पे जो हमारा डेस्कटॉप है जिससे पहले वीडियो मिलते थे वो यहाँ है, और जो कैमरा है वो भी वहाँ है। तो हमारा पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चूंकि एक एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि वैकेंसी आएगी, अगर आती है तो बस इतना आता है कि वैकेंसी आ गई, फिर टाइम 2 महीने का, तो 2 महीने में कभी सिलेबस नहीं पूरा हो सकता, 7-8 माह का समय लगेगा। इसलिए चीज़ों को कंटिन्यू आएंगी। और कल आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। कल आपको कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट कल आपको उपलब्ध हो। कल ही हम यहाँ से इवनिंग में लगभग 4 बजे घर छोड़ते हैं और रात्र में कमरे पे पहुँचेंगे, और मंडे को आपको क्लास विधिवत मिलेगी, और उसके अलावा डिस्कशन वगैरह भी विधिवत मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमारे समय है, चूँकि उसको मैनेज भी करना रहता है, इसलिए। तो ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। मिक्स्ड विथ ब्लड, ये हमारे कहाँ मिल जाता है? तो रक्त में। जो हार्मोन्स होते हैं वो रक्त में मिल जाते हैं। गोज टू टारगेट ऑर्गन, और रक्त के साथ ही जहाँ इनको कार्य करना होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ इनको कार्य करना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं रक्त में, यानी ब्लड में मिलकर। डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन, जैसे ही ये कार्य कर लेते हैं, कार्य संपन्न हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट। कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, ये कभी भी ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो फिर उसका यूज हो जाए, फिर क्रिया हो गई, फिर मतलब अगेन बार बार इनका प्रयोग नहीं होता। एक बार जो क्रिया इन्होंने कर दी उसके बाद इनका नष्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है, और नष्ट हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। केमिकल नेचर की बात करें कि इनका केमिकल रासायनिक प्रकृति क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति पूरा बनेगा प्रकृति कैसी होती है? तो केमिकली हार्मोन्स आर अमीनो एसिड, क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा फास्फोलिपिड होते हैं। हार्मोन्स इतने रूपों में देखने को मिलता है। अलग अलग हार्मोन्स की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग हार्मोन्स की प्रकृति अलग अलग होती है। अब आता है इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ध्यान रखिएगा, जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं
जो ग्रंथियां हैं मुख्य वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी है थायराइड ग्लैंड, फिर है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर है एड्रिनल ग्लैंड, फिर है पैंक्रियास, फिर है गोनड, फिर है पीनियल ग्लैंड, फिर है थाइमस ग्लैंड। ये मुख्य ग्लैंड हैं, इसके अलावा भी ढेर सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा डाटा एक बुक से लिखा था, उसको देख लीजिएगा। अमीनो एसिड के बने हार्मोन्स कौन से होते हैं, जो अमीनो एसिड से, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन होते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड से यानी छोटी पेप्टाइड श्रृंखला से बने हुए तो VSH, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन होते हैं। अगर लॉन्ग पेप्टाइड की पूछे, लॉन्ग पेप्टाइड से बने हुए, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग जो पेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं PTH, ACTH और इंसुलिन, ये हार्मोन्स होते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय मान लेते हैं हम बुक पढ़ रहे हैं और नोट्स पहले बनाए और एक नई बुक में कुछ नया मैटर मिल गया, तो इस तरह से हमारी आदत है कि उनको लिखने की। जैसे यहाँ एक लिखा होगा, हार्मोन्स आल्सो नोन एज ऑटोक्वाइट्स, ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स को हम ऑटोक्वाइट्स के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हार्मोन्स आल्सो नोन एज ऑटोक्वाइट्स, हार्मोन को ऑटोक्वाइट्स के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे ये लिख लिया, रक्त जमने में 14 फैक्टर प्रयोग करते हैं या प्रयोग में आते हैं, तो कहीं पढ़ रहे होंगे तो नोट लगाया और लिख लिया। ये हमारी आदत है कि कभी भी किताब पढ़ते हैं अगर वो हमारे नोट्स में नहीं है तो हम चीज़ों को ऐड करते चलते हैं। तो अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली ग्लैंड लिया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। दूसरा स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसी है, छोटी इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्लैंड है। और एक्टोडर्मल ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टार लगाएंगे, पूछ देता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसी उत्पत्ति है, तो एक्टोडर्मल है, यानी बाह्य पर से। जो भ्रूण होता है, कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो एम्ब्रियो होता है या भ्रूण होता है, भ्रूण में प्रायः 3 परतें पाई जाती हैं, एक्टो, मीजो और इंडो। कितनी परतें देखने को मिलती हैं, 3। तो ये एक्टोडर्म से या एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो अब बात आती है कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन नियंत्रित करता है, पूछता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिससे इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती है, जिससे इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पाई कहाँ जाती है, तो लोकेटेड इन ब्रेन, कहाँ देखने को मिलती है, ब्रेन में देखने को मिलती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो वेट होता है, भार होता है 0.5 ग्राम होता है, बहुत छोटी होती है। सेप पी या मेज सेफ होती है, और जितना मटर का दाना होता है या मक्के का दाना होता है उतना बड़ा होता है, सिर्फ छोटा सा। सिक्रीटेड प्रोटीनियस और ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन्स, इससे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, किस प्रकृति के, तो इससे प्रोटीन के बने हुए या ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हार्मोन स्रावित होते हैं। फिर यह पाई कहाँ जाती है, ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, तो हमारे सर में एक बोन होती है। तो ये पाई कहाँ जाती है, तो हमारे सर में एक बोन्स पाई जाती है, उस बोन को क्या बोलते हैं, उस बोन को बोलते हैं सेला टार्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टार्सिका के नाम से जानते हैं। तो उसे बोलते हैं, उस बोन को बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। कौन सी बोन से, तो उसे हम स्फिनॉइड बोन के नाम से जानते हैं, स्फिनॉइड बोन।
तो ये जो स्फिनॉइड बोन होती है उसमें एक खांच बनी होती है, एक गड्ढा बना होता है, उस गड्ढे को हम सेला टार्सिका बोलते हैं। तो ये हमारी स्फिनॉइड बोन हो गई और इसमें जो गड्ढा बना हुआ है सेला टार्सिका है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के मध्य में स्थित रहती है, सेला टार्सिका में ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये डायंसिफाइलॉन है, ये एपीथैलेमस है। तो ये हाइपोथैलेमस से एक धागे नुमा संरचना से लटका रहता है, उस संरचना को, धागे नुमा संरचना को हाइपोफाइसियल स्टार्क के नाम से जानते हैं। किसके बोलते हैं? हाइपोफाइसियल स्टार्क। और ये किससे लगी है? हाइपोथैलेमस से लगी है। हाइपोथैलेमस से एक धागे नुमा संरचना यानी हाइपोफाइसियल स्टार्क से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी रहती है। ये किस एरिया में स्थित होती है? तो स्फिनॉइड बोन के सेला टार्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। समझ गए होंगे आप पूरी कहानी। तो ये है, ये हमारी स्फिनॉइड बोन है और स्फिनॉइड बोन मान लेते हैं ये है और इसमें इस तरह का गड्ढा है, ये हमारी ये है और ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोफैसियल स्टार्क है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सेला टार्सिका है, ये गड्ढा सेला टार्सिका कहलाता है। इस बोन को हम स्फिनॉइड बोन के नाम से जानते हैं। कनेक्ट टू, वही लिख रहे हैं, कनेक्ट टू द हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइसियल स्टार्क। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वही जो हमने ऊपर बताया वही लिखा है कि जो हाइपोथैलेमस से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोफाइसियल स्टार्क के द्वारा जुड़ी रहती है। लोकेटेड कहाँ स्थित रहती? तो वही बताया, सेला टार्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड जो बोन होती है या हड्डी होती है उसमें जो गड्ढा होता है सेला टार्सिका कहते हैं, वहीं ये स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मेड अप ऑफ द टू लोब। जो प्रायः पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके मुख्यतः दो लोब होते हैं। अर्थात मान लेते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसका एक लोब ये होता है जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे एंटीरियर लोब बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं, तो एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं, स्टार लगाएंगे। कभी कभी पूछ देता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, तो पोस्टीरियर लोब को प्रायः न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के हमें कितने पार्ट मिले? तो दो पार्ट्स मिले, एक अग्र और एक पश्च। तो इस तरह से हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। अब हमने पहला भाग ले लिया, पहले नंबर पे हेडिंग ले ली, हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब, अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पहले आता है जीएच, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या इसी को बोलते हैं ईएसटीएच यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हार्मोन टीएसएच होता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तीसरा एफएच होता है, एफएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर एलएच होता है, एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एसीटीएच होता है, एसीटीएच एड्रिनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एमएसएच, एमएस को मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन, लास्ट में प्रोलैक्टिन। इस तरह से ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कितने हुआ? तो 1 2 3 और 4 5 6 7, मुख्यतः 7 हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। ध्यान रखिएगा। अब पहला हार्मोन्स हमने ले लिया, इसमें ले लिया ग्रोथ हार्मोन्स जिसे हम जीएच के नाम से जानते हैं या ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। ग्रोथ जो होती है, पहले तो हम देख लेते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होता है, तो ये सक्रिय होता है शुरुआत में, हमारे 17 से 21 वर्ष तक। ये बहुत ज़्यादा बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 17 से 21 वर्ष तक हमारी लंबाई में और शरीर में वृद्धि होती है। उसके बाद ये हार्मोन स्रावित तो होता है ग्रोथ हार्मोन, मगर हमारी लंबाई में बढ़ना बंद हो जाता है या हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है। हम देखना 17 से 21 साल के बाद आपकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो सारी संरचनाएं स्थिर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती, फिर नहीं बढ़ते। ये नहीं कि अब जैसे मान लेते हैं हमारी जो उम्र है अब हम बढ़ रहे हों तो अभी आज 5.5 फुट के हैं तो कल 6 फुट 7 फुट, तो ऐसे तो बांस की तरह लंबे हो जाएंगे। तो एक उम्र तक ही लंबाई बढ़ती है। ऐसा क्यों? तो हमने लिख के रखा है, देखिएगा।
17 से 21 साल बाद बोन के इंड में एपीफाइसियल प्लेट बन जाती है। ये हड्डी है, हड्डी के किनारों पर, जैसे मान लेते हैं हमारे हाथ की हड्डी है या पैरों की हड्डी है, जहां भी हमारी हड्डियां हैं इनके किनारों पर नीचे नीचे हाइपोफाइसियल प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है? हाइपोफाइसियल प्लेट बन जाती है, जिससे 21 साल बाद बोन पर ग्रोथ हार्मोन का असर नहीं होता है और लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। समझ में आ गया कि 17 से 21 साल के बीच में हमारी जो जितनी भी हड्डियां हैं उनके सिरों पर हाइपोफाइसियल प्लेट बन जाती है। इस हाइपोफाइसियल प्लेट की वजह से ग्रोथ हार्मोन्स हमारा हड्डियों पर प्रभाव करना बंद कर देता है, और जब हड्डियों पर प्रभाव नहीं होगा तो हड्डियां बड़ी नहीं होंगी, तो हमारी लंबाई स्थिर हो जाती है। जो 17 से 18, 19, 20, 21 साल तक जो हमारी लंबाई बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद हम कांस्टेंट हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा जो हमने लिखा था नोट लगाकर। ध्यान रखिएगा, बड़े हम जब नोट्स बनाते हैं पढ़ते समय तो बड़े हरपन मौला नोट्स बनाते हैं। हम कभी रुचि रुचि के नोट्स तो बना ही नहीं पाए, बस हम इस बेस पे बनाते हैं कि जो हमें समझ में आए और हम जिनसे अच्छे से समझ सकें। नोट्स हमारे बहुत वैसे नहीं मिलेंगे बड़े सिस्टमेटिक और पूरी रात नोट्स बनाते हैं, बस पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना, वही नोट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, ग्रोथ हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है शरीर में ग्रोथ करना, अर्थात शरीर में वृद्धि को बनाए रखना। हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपो जहां लगा हाइपो, हाइपो का मतलब अगर कम स्रावित हो, क्या हो, अगर ये अगर ये क्रम स्रावित होने लगे, अर्थात जो ग्रोथ हार्मोन है जीएच है, अगर कम निकलने लगे, कम निकलने लगे तब क्या होगा? ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, मान लेते हैं जन्म से लेकर और 17 से 18 वर्ष के पहले ही, मान लेते हैं 10 वर्ष या 5 वर्ष या 3 वर्ष में ये अगर कहीं कम हो जाए निकलना, तब क्या होता है? लेस ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, और जब ये रुक जाएगी शरीर की वृद्धि तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाती। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का मतलब हुआ बौनापन हो जाता है। क्या हो जाता? बौना। और नहीं देखा होगा ढेर सारे खास कर सर्कस वगैरह में कि छोटे छोटे बौने होते हैं ना, जो खेलते हैं और खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, या कहीं 10-20 गांव में या 50 गांव में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बौना होगा। तो इसका मतलब उसमें जो ग्रोथ हार्मोन्स है, कौन सा? जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसमें कमी हो गई, तो उसकी वृद्धि रुक गई और वो बढ़ाने। डॉर्फ सेक्सुअली स्ट्राइल होते हैं, और ये क्या करते हैं? जो बौने होते हैं अक्सर इनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर देख, तो ये तो हम कब बात कर रहे थे? अगर जन्म के समय से लेकर 17 से 18 वर्ष की या 17 से 21 वर्ष की उम्र में, 17 से 21 वर्ष की उम्र में, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर इसमें कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है। यदि मीन्स अगर आफ्टर 21 वर्ष की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमारी 21 साल उम्र हो चुकी है और हमारी पूरी शरीर में वृद्धि हो चुकी है, मान लेते हैं हमें जितना बढ़ना था हम उतना बढ़ चुके हैं, लंबाई भी बढ़ चुकी है, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन्स बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, क्या हो जाए? क्या भाई हो जा रहा है? ये कंफ्यूज हो गया कंप्यूटर, कहाँ थे? हाँ, अगर ग्रोथ हार्मोन्स उस समय काम करना बंद कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? समझिएगा, अभी तक जो हमने आपको बताया वो बताया था कि जन्म, मान लेते हैं बच्चा जन्म लिया, उसके बाद ही इसका अगर कहीं बनना कम हो जाए तो क्या होता है? तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है, बौनापन हो जाता है। अगर हमारी पूरी लंबाई बढ़ चुकी है, मीन्स आफ्टर 21 साल, हमारी उम्र 21 साल हो चुकी, पूरी वृद्धि हो चुकी, फिर अगर ये कहीं कम हो जाए बनना, तब क्या हो जाए? कमी आ जाए तब, तो कमी आ जाएगी तो क्या होगा? आफ्टर ग्रोथ, अगर हमारी वृद्धि हो चुकी पीरियड ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, अगर कमी आ जाती है, मैन सो द ओल्ड मैन करेक्टर, तो मनुष्य में बूढ़े जैसे लक्षण आ जाते हैं। बूढ़े जैसे लक्षण आ जाते हैं। जैसे क्या होते हैं लक्षण? मतलब हमें क्या शरीर क्षीण हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा हो गया।
समझ में आ गया। इस रोग को पिट्यूटरी मैक्सोडिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी मैक्सोडिमा। तो अगर पूछ दे पिट्यूटरी मैक्सोडिमा कब होता है, तो आप लिखेंगे पिट्यूटरी जो मैक्सोडिमा है वो कब होता है, तो जब हमारी 21 साल के बाद अगर ये हार्मोन्स कम स्रावित हो तो मनुष्य में बूढ़े जैसे लक्षण हो जाते हैं, मतलब जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी मैक्सोडिमा। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो अब नेक्स्ट पॉइंट तो आएगा। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा स्रावित हो जाए, अगर ये ज्यादा स्रावित हो जाए तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, हाइपर सिक्रीशन का मतलब हुआ जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स अगर बनने लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अभी तो हम बात कर रहे थे कि कम कम में क्या क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखिए, कम में क्या फर्क पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं अगर ज्यादा बन जाए तब क्या होगा। तो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, अगर जिस समय वृद्धि हो रही है और ज्यादा स्रावित हो जाए, उस समय ये ज्यादा स्रावित हो जाए, यानी बच्चा पैदा हुआ और 17 से 18 या 21 वर्ष के बीच में ज्यादा बन जाए तो ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ज्यादा शरीर बढ़ जाएगा। मैन बिकम जियांट शेप, मनुष्य भीमाकार हो जाएगा। क्या होगा? भीमाकाय हो जाएगा। हमारी हड्डियां ज्यादा लंबी हो जाएंगी, हमारे जबड़े लंबे हो जाएंगे और मनुष्य कैसा दिखेगा? बिल्कुल भीम के आकार का। जैसे आपने महाभारत में एक पिक्चर जो भूतों वाली आती थी, पुरानी हवेली टाइप में, तो उसमें एक भूत बनता था, बड़े बड़े वो, तो वो सब भीमाकान जियांट शेप में आते हैं ऐसे लोग। तो डिजीज, इसे क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी जिगांटिज्म बोलते हैं या पिट्यूटरी भीमकाय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगांटिज्म का मतलब क्या हुआ? जियांटिज्म का मतलब क्या हुआ? भीमकाय रोग। तो इसे भीमकाय रोग के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? जब ग्रोथ अवस्था हो, अर्थात जन्म से लेकर 21 साल के बीच में अगर कहीं ज़्यादा स्रावित हो तो शरीर ज़्यादा भीमाकार, हड्डियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, शरीर भीमाकार हो जाएगा। आफ्टर ग्रोथ पीरियड, अगर ग्रोथ हो चुकी हो, यानी 21 साल के हम हो चुके हों, शरीर पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुका हो, फिर क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन से ज़्यादा स्रावित हो जाए तो मोर ग्रोथ इन जा एंड फिंगर बोथ। चूंकि हमारी जो जा का मतलब होता है जबड़े, और जो अंगुली होती है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी अंगुली हैं इनमें अभी हमने आपको एक चीज़ बताई थी, कौन सी प्लेट? हाइपोफाइसियल प्लेट। तो हमारे जबड़ों में, ध्यान रखिएगा, हमारे जबड़ों में, जो हमारे जबड़े हैं उनमें हाइपोफाइसियल प्लेट नहीं बनती और अंगुलियों की पोरों में हाइपोफाइसियल प्लेट नहीं बनती। तो जब यहाँ हाइपोफाइसियल प्लेट नहीं बनेगी तो हमारे जबड़े बहुत लंबे हो जाएंगे और अंगुलियाँ लंबी हो जाएंगी। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? हमारे फोरलिम, आगे हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियां बड़ी हो जाएंगी, और जैसे ही हमारी अंगुलियां और जबड़े बड़े हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गोरिल्ला हो। क्या हो? गोरिल्ला। मनुष्य ऐसा लगने लगता है जैसे कि गोरिल्ला। इसको बोलते हैं एक्रोमिगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमिगैली। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कब किसका श्रावण किसको उदय करता है, किसको प्रॉब्लम करता है। तो आप बाकायदे इसको समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कहीं कंफ्यूजन बचा होगा। हमने दोनों फेस लेके चले हैं। एक फेस लिया था हमने जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, जिसको हम ग्रोथ फेस बोलते हैं, और दूसरा लिया है आफ्टर ग्रोथ फेस। आफ्टर ग्रोथ फेस। तो हमने दोनों की बात कर ली, हमने दोनों की बात कर ली कि अगर जन्म से लेकर 21 वर्ष के बीच में अगर ये कम ज़्यादा होगा तो कौन सा रोग होगा, और अगर जन्म के बाद, अगर ये जन्म के बाद अगर कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमने ये भी आपके साथ डिस्कस पूर्ण रूप से कर लिया है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी। तो कल हम चर्चा आपसे करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो कल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स छोटा सा है, तो जरा सा देख लेते हैं। इन मेल
प्रोडक्शन स्पर्म ऑफ टेस्टिस, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, इसका मुख्य कार्य होता है स्पर्म बनने में मदद करना। किसको बनने में मदद करना? तो प्रायः स्पर्म बनने में मदद करना। दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अगर मादा में बात करें, ये तो हमने बात की नर में क्या काम है, मादा में तो इंड्यूस द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल। अगर ये मादा में काम करेगा तो क्या करेगा, तो जो मादा में ओवरी के ऊपर ग्राफियन फॉलिक्यूल पाई जाती हैं जिसमें ओवा रहते हैं ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स, तो उसके फॉर्मेशन निर्माण में मदद करता है और उसके विकास में मदद करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई पूछ दे स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन हार्मोन कार्य करेगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर पूछ दे ग्राफियन फॉलिकल्स को फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में कौन फंक्शनिंग करता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है।